3B मिसमैच केसेस के लिए मेजरली हमने सभी डिफेंसेस डिस्कस कर लिए। पहला, 2A इज मियरली अ फैसिलिटेटर, क्रेडिट सेल्फ असेस्ड बेसिस पर मिलना था। सेकेंडली, ये जो सर्कुलर है ये सरकार के ऊपर बाइंडिंग है। आपका मैचिंग सिस्टम वर्क नहीं किया, GSTR 1 फाइल नहीं हो रही थी, 2A पॉपुलेट नहीं हो रही थी, ये सब सरकार की गलतियां हैं एंड वन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ देयर ओन लॉक। हेलो एवरीवन, क्या सप्लायर के फॉल्ट पर रेसिपिएंट से रिकवरी की जा सकती है? ऑलमोस्ट हर दूसरे एसएससी को डिमांड्स रेज हो रही है, प्राइमरीली ऑन 3 ग्राउंड्स। पहला, आपके 2A 3B में मिसमैच है। सेकंड, आपके सप्लायर का सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया है रेट्रोस्पेक्टिवली। एंड थर्डली, आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं करी। इन तीनों एलिगेशंस को ध्यान से देखें तो ग्राउंड यही निकल के आता है कि आपके सप्लायर ने टैक्स की चोरी की है, उसने गलत आईटीसी लिया है, उसने नॉन कंप्लायंस की है, GSTR 1 फाइल नहीं किया या 3B फाइल नहीं किया। तो उसके बेसिस पर क्यों ना वो टैक्स की रिकवरी आपसे कर ली जाए, रेसिपिएंट से कर ली जाए। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी रेसिपिएंट को ऐसी डिमांड्स आती हैं तो वो उनसे कैसे डील करे, उन्हें कैसे डिफेंड करे। बहुत ही फटाफट इस तरह की डिमांड्स आ रही हैं एसएससीज को, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18। रीजन बीइंग, डिपार्टमेंट एक टाइमलाइन पे बैठा हुआ है, उसे 30 जून 2023, हम ऑलरेडी मार्च में एंटर कर चुके हैं, और 30 जून 2023 तक ही वो 2017-18 के शोकोज नोटिसेस इशू कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही स्पीड पर रेवेन्यू इस तरह की डिमांड्स रेज कर रहा है, शोकोज नोटिस इशू कर रहा है। तो रेसिपिएंट्स इस तरह के केसेस में क्या करें, उनके क्या डिफेंसेस हो सकते हैं, उन्हें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ 2A और 3B मिसमैच के केसेस को डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं करी या उसका सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है रेट्रोस्पेक्टिवली, उस केसेस में के जो डिफेंसेस हैं उन्हें हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। 2A 3B मिसमैच केसेस, इसे समझने के लिए मैं एक यहां पर प्रैक्टिकल केस डिस्कस करना चाहूंगी, GST पीरियड का ही, इस इशू की ग्रेविटी को समझने के लिए। मेरा एक क्लाइंट जो होटेलियर है, वो एक होटल रन करता है रेंटेड प्रीमाइस से। वो होटल उस रेंटेड प्रीमाइस पर रजिस्टर्ड है, वो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज पर GST दे रहा है और लैंडलॉर्ड को रेंट प्लस GST जमा करवाता रहता है। एक दिन रिवेन्यू अथॉरिटीज, स्टेट रेवेन्यू अथॉरिटीज उसके पास पहुंचती हैं कि आपके 2A और 3B में मिसमैच है, तो क्यों ना आपसे ये आईटीसी रिवर्स करवा लिया जाए। माइंड यू, वो एक होटेलियर है, होटल रन कर रहा है, वो भी उसी प्रीमाइस से, उसी प्रीमाइस पे उसका GST रजिस्ट्रेशन है उस होटल का। तो कोई फेक इनवॉइस, कोई एलिगेशन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी स्टेट अथॉरिटी वाले कह रहे हैं क्योंकि आपकी 2A 3B में मिसमैच है तो क्यों ना आईटीसी रिवर्स करवा ले। रेसिपिएंट ने कहा, मैं होटल रन कर रहा हूं, मैं आउटवर्ड सप्लाई पे GST दे रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट भी है यहां पर तो आप मेरे लैंडलॉर्ड के पास जाओ, उससे पूछो उसने अपनी GSTR 1 में ये इनवॉइस क्यों नहीं चढ़ाई। तो स्टेट अथॉरिटी वाले कहते हैं नहीं, मैपिंग में वो तो सेंट्रल जुरिस्डिक्शन में चला गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी 2A 3B में मिसमैच दिख रहा है तो हम तो आप ही से रिवर्सल करवाएंगे। उन्होंने डिमांड प्रपोज करते हुए ऑर्डर भी पास कर दिया। आफ्टर सम टाइम सरकार एमनेस्टी स्कीम लेकर आई और उस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाते हुए मेरे लैंडलॉर्ड ने वो इनवॉइसेस अपनी GSTR 1 में अपलोड कर दिए और वो क्रेडिट मेरे अब 2A में रिफ्लेक्ट भी होने लग गया, जिसके लिए स्टेट अथॉरिटीज मुझ पे क्वेश्चन कर रही थी। अब वो क्रेडिट मेरी 2A में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, लेकिन मैं रेमिडियलेस हो चुकी थी तब तक।
मेरे सप्लायर ने अपनी GSTR 1 रेक्टिफाई भी कर ली थी, लेकिन तब तक मेरे अगेंस्ट डिमांड कंफर्म हो चुकी थी। अभी रिसेंटली ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक असेसी को अपनी GSTR 1 रेक्टिफाई करने का चांस दिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, सो दैट उसके रेसिपिएंट्स को ITC का बेनिफिट डिनाई ना हो। सरकार टाइम एंड अगेन एमनेस्टी स्कीम्स लेके आती रहती है कि असेसिस अपनी GSTR 1 को रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेट फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ब्लाइंडली इस तरह के 2A 3B में मिसमैच है, 2A 3B में मिसमैच है, इस तरह की डिमांड्स डिपार्टमेंट रेज करता जा रहा है। ओरिजिनली जब GST आया तो एक मैचिंग का सिस्टम एनविसाज था जो कभी वर्क नहीं किया। अगर वर्क करता तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते थे, इस तरह की इश्यूज GST में आते ही नहीं। मेरा सप्लायर अपनी आउटवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट करता GSTR 1 में, वो एज माई इनवर्ड सप्लाई मेरे 2A में रिफ्लेक्ट होती। मैं वहां पर देखती कि ये इनवॉइस मिस हो गया है, मेरे सप्लायर ने ये इनवॉइस चढ़ाया नहीं, चढ़ाया है तो वो गलत GST कोड चढ़ा दिया, GSTN नंबर गलत, स्टेट कोड चढ़ा दिया है। मैं उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई कर लेती, मैं वो इंफॉर्मेशन अपडेट कर देती। फिर जो मैंने रेसिपिएंट ने चेंजेस किए हैं वो सप्लायर के पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होते। अब सप्लायर के पास 2 चॉइसेस होती, या तो वो उन्हें एक्सेप्ट करता या रिजेक्ट करता। मीनवाइल रेसिपिएंट को जितना भी उसका सेल्फ असेस्ड क्रेडिट है वो प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ कर दिया जाता। अंडर सेक्शन 41 उसको प्रोविजनली क्रेडिट अलाउ कर दिया जाता। उसका सप्लायर अगर उसकी जो उसने अपडेट्स किए हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता तो फाइनली मैचिंग हो जाती और वो प्रोविजनल क्रेडिट फाइनल क्रेडिट बन जाता। और अगर वो सप्लायर उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता, डिक्लाइन कर देता, तो मिसमैच की वजह से वो मेरा क्रेडिट फाइनलाइज नहीं होता। लेकिन अगर उस समय मैचिंग नहीं भी होती, मेरा क्रेडिट फाइनलाइज नहीं भी होता, तब भी सिस्टम पे एक रेड अलर्ट जनरेट हो जाता। मेरे प्रॉपर ऑफिसर को पता चल जाता कि रेसिपिएंट तो कह रहा है कि ये इनवॉइसेस आए हैं, ये सप्लाई आई है, सप्लायर इसको डिनाई कर रहा है। तो या तो रेसिपिएंट झूठ बोल रहा है या सप्लायर झूठ बोल रहा है। GSTN पोर्टल पे ये रेड अलर्ट्स आ जाते एंड विद इन अ मंथ और 2, मैक्सिमम विद इन अ मंथ और 2 ये पूरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती, क्योंकि दोनों से पूछा जाता कि कौन सच जो बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। रेसिपिएंट की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो बिना सप्लाई आए, बिना इनवॉइस आए उन इनवॉइसेस की डिटेल्स को चढ़ा पाता। और अगर सप्लाई आई है तो सप्लायर के पास भी झूठ बोलने के चांसेस कम ही होते। तो मेजॉरिटी ऑफ डिस्प्यूट्स देन एंड देयर विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रिजॉल्व हो जाते, या तो अराइज ही नहीं होते, अराइज होते तो इस तरह के डिस्प्यूट्स बहुत बहुत क्विकली रिजॉल्व हो जाते। लेकिन ये मैचिंग का सिस्टम वर्क किया ही नहीं और पूरा GST टिल डेट एडहॉक बेसिस पे, स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स पे काम करता रहा। अब अगर बात करें GSTR 1 की भी, तो हम सब जानते हैं कि इनिशियल GST के पीरियड में 17-18 में बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे, असेसिस कंप्यूटर सेवी नहीं थे, फॉर एनी अदर रीजन सप्लायर्स अपनी GSTR 1 अपलोड नहीं कर रहे थे। इसलिए सरकार GSTR 1 फाइलिंग के लिए एक्सटेंशन देती रही। जुलाई 2017 की GSTR 1 10 जनवरी 2018 तक फाइल हो सकती थी। और ये जो सरकार इन्हें एक्सटेंशंस देती रही, ये एक्सटेंशंस क्या है? ये एडमिशन है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कि GSTR 1 फाइल नहीं हो रही थी। अब अगर बात करें GSTR 2A की, 1 तो फाइल हो ही नहीं रही थी। 2A, GSTR 2A कब पॉपुलेट हुई? GSTR 2A पॉपुलेट होना ही स्टार्ट हुई सितंबर 2018 में। सितंबर 2018 से पहले तो GSTR 2A पॉपुलेट हो ही नहीं रही थी। तो एक रेसिपिएंट के पास
क्या जरिया था कि वो जान सके उसके सप्लायर ने GSTR 1 फाइल की है या नहीं की, सही फाइल की है या नहीं की, सारे इनवॉइसेस अपलोड किए हैं या नहीं किए? कोई मैकेनिज्म नहीं था। लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबलिया, इम्पॉसिबल था उसके लिए जानना उसके सप्लायर के एंड पर क्या फाइलिंग हो रही है, अनलेस एंड अनटिल वो अपने सप्लायर को फोन मिलाता और पूछता, भैया तुमने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी ना, सारे इनवॉइसेस चढ़ा दिए ना। एंड इंटरेस्टिंगली, इवन आफ्टर सितंबर 2018 जब GSTR 2A पॉपुलेट होने लग गई, तब भी एक रेसिपिएंट के पास क्या कोई लीगल रिकोर्स था कि अगर वो उसके GSTR 2A में कोई इशू है, उसके सप्लायर ने कुछ फॉल्ट किया है, तो वो कोई लीगल रिकोर्स ले सके, वो अथॉरिटीज को अप्रोच कर सके? नहीं। उस केस में भी अगर उसे कुछ कमी नजर आती तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने सप्लायर को ही फोन मिला सकता था, वो भी अगर उसके रेसिपिएंट के और सप्लायर के रिलेशंस अच्छे होते तो पहली बात तो GSTR 1 फाइल नहीं हो रही थी। सेकेंडली, 2A पॉपुलेट ही नहीं हो रही थी सितंबर 2018 तक। हो भी गई तो भी उसके बाद रेसिपिएंट के लिए आपने कोई लीगल रिकोर्स दिया नहीं था। तो क्या आज आप उससे 2A 3B के मिसमैच के लिए डिमांड्स मांग सकते हो? क्या सिर्फ क्योंकि मेरी 2A में क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो क्या आप मुझे क्रेडिट डिनाई कर सकते हो या नहीं? लीगली स्पीकिंग, कभी भी GST में रेसिपिएंट के क्रेडिट अवेलमेंट पर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही है कि आपके 2A में रिफ्लेक्ट होगा तो आपको वो क्रेडिट एलिजिबल होगा। इस तरह की स्टैट्यूट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन थी तो वो सिर्फ मैचिंग की रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर मैचिंग नहीं हुई तो आपका क्रेडिट फाइनलाइज नहीं होगा, लेकिन मैचिंग प्रोविजंस कभी वर्क किए ही नहीं। और मैचिंग प्रोविजंस वर्क नहीं किए, इसमें फॉल्ट ना सप्लायर का है ना रेसिपिएंट का है, इसमें फॉल्ट सरकार का है। इसमें जो गलती है, मैकेनिज्म मैचिंग वर्क नहीं करी, आपका GSTN पोर्टल ने जवाब दे दिया, इसकी गलती असेसिस की नहीं है, सरकार की है, रिवेन्यू की है। और ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है दैट नो वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर ओन रॉन्ग। अपनी गलती का कोई फायदा नहीं उठा सकता। तो अगर आपकी GSTR 1 फाइल नहीं हो रही थी, 2A पॉपुलेट नहीं हो रही थी, आपका मैचिंग का मैकेनिज्म वर्क नहीं किया, तो इसमें गलती सरकार की है और सरकार आज अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती। एक डिफेंस तो ये हुआ। सेकेंडली, रूल 36(4) की भी बात कर लेते हैं, जो कहता है कि आपको, जो इनिशियली कहता था कि आपको सिर्फ जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके 2A में उसका 20% एक्सेस क्रेडिट ही अलाउ होगा, फिर उसको रिड्यूस करके 10% किया, फिर 5% किया, फिर इक्वल ही कर दिया। रूल 36(4) ने सबसे पहले तो जो ये रिस्ट्रिक्शन लेके आया क्रेडिट अवेलमेंट में, वो अक्टूबर 2029 से आई। तो अक्टूबर 2019 से पहले तो सर्टेनली कोई रिस्ट्रिक्शन ITC अवेलमेंट पर थी ही नहीं। ये रूल, दिस रूल कैन ओनली एंड ओनली बी प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली, इस रूल की अपनी लीगल वैलिडिटी, ये रूल कितना लीगल वैलिड है, लीगली वैलिड है, ये स्टैच्यूट के, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सोनेंस में है कि नहीं, वो एक अलग ही टेंजेंट है। मेरे ओपिनियन में तो ये रूल लीगली सस्टेनेबल है ही नहीं, ये लीगली वैलिड है ही नहीं। थर्डली, ये जो रूल कहता है कि आपको 20% एक्सेस क्रेडिट मिलेगा, वो 20% एक्सेस क्रेडिट किसका? इनवॉइस वाइज नहीं, टोटल एलिजिबल क्रेडिट का 20% एक्सेस मिलेगा। तो सरकार ने जब 20% एक्सेस क्रेडिट अलाउ किया तो सरकार को पता था, वो एडमिट कर रही थी कि ऐसा बहुत सारा क्रेडिट होगा
जो रेसिपिएंट की 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सप्लायर ने या तो GSTR 1 फाइल नहीं की होगी, वो इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए होंगे, गलती से रह गए होंगे, या जो अपलोड किए भी होंगे उनमें भी बहुत सारी क्लरिकल मिस्टेक्स हो सकती होंगी। GSTR नंबर गलत डाल दिया, स्टेट कोड गलत डाल दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 20% एक्सेस क्रेडिट हम आपको अलाउ करते हैं। 38th GST काउंसिल मीटिंग में उसके मिनट्स में ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार को पता था कि GSTR 1 प्रॉपरली फाइल नहीं हो रही है और GSTR 1 और 3B में 13% गैप है। तो एवरेजिंग करते हुए उन्होंने एवरेज किया और 20% एक्सेस लिमिट को 10% कर दिया। फिर उन्हें लगा 10% भी ज्यादा है तो उन्होंने उसको 5% और इवेंचुअली उसको इक्वल कर दिया। बट देयर इज क्लियर कट एडमिशन ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि GSTR 1 फाइल नहीं हो रही थी तो भी इनवॉइसेस प्रॉपरली अपलोड नहीं हो रहे थे, छूट रहे थे या उनमें गलतियां थी। तो जब ये एडमिशन है सरकार के पार्ट पर, तो आज आप रेसिपिएंट को लायबल कैसे कर सकते हो? क्योंकि सरकार को इन सभी बातों का पता था और जब इस तरह की डिमांड्स रेज होने लगी तो वो एक सर्कुलर लेकर आए कि जो 2A 3B के मिसमैच के केसेस हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, जब टेक्निकल ग्लिचेस थे, GSTR 1 फाइल नहीं हो रही थी, आज बोनाफाइडी रेसिपिएंट्स को इसकी वजह से लीगल हैसल फेस करनी पड़ रही है, तो इसको कैसे डील करें, वो एक सर्कुलर लेकर आए। इस सर्कुलर ने ना तो ITC मिसमैच के केस में कोई नई लाइबिलिटी फास्टन करी, ना कोई पुरानी लाइबिलिटी वेव करी। इसने सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को एक गाइडिंग लाइट दी कि अगर ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं 2A 3B मिसमैच के, तो आप उनको कैसे डील करो। ये सर्कुलर कहता है कि किसी भी ऑफिसर के सामने इस तरह का केस आता है 17, 18, 18, 19 के लिए, तो वो देखे कि जो रेसिपिएंट ने ITC अवेल किया है, क्या उसके रिगार्डिंग उसके पास सप्लाई आई, क्या उसके पास उसका इनवॉइस आया, थर्डली क्या उसने उस सप्लाई के लिए पेमेंट की है। मतलब ऑल इन ऑल क्या उस रेसिपिएंट ने 16(2) की कंडीशंस पूरी की है या नहीं की। अगर वो रेसिपिएंट दिखा देता है मेरे पास सप्लाई आई थी, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आई थी, मेरे पास इनवॉइस भी है, मैंने पेमेंट भी की है, वो अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखा देता है, तो दिस शुड सेटिस्फाई द ऑफिसर कि भाई ये बोनाफाइडी रेसिपिएंट है, इसने सही ITC अवेल किया है। अब प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया कि हाँ सप्लाई भी आई है, इनवॉइस भी आया है, सब रेसिपिएंट ने पेमेंट भी की है। लेकिन सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज, सारी फसाद की जड़ ये है कि सरकार को टैक्स गया कि नहीं गया। क्या 16(2)(c) की कंडीशन दैट टैक्स हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट वो फुलफिल हुई या नहीं हुई। तो इस सर्कुलर ने कहा उसका एविडेंस क्या होगा। उसके लिए उन्होंने सारे मिसमैच के केसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक वो जहां ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक सप्लायर से जो सप्लाई आ रही है वहां 2A 3B का मिसमैच 5 लाख से कम है तो किस तरह से डील होगा, और 5 लाख से ज्यादा है तो किस तरह से डील होगा। अगर 5 लाख से कम है डिफरेंस, तो वहां पर रेसिपिएंट को सप्लायर से एक सर्टिफिकेट लेके आना है, उस सप्लायर से कि मैंने पूरी पेमेंट कर दी थी और सप्लायर ने वो टैक्स सरकार को जमा करवा दिया है, अपनी 3B फाइल कर दी है। अगर डिफरेंस 5 लाख से ज्यादा है तो यही सर्टिफिकेट उसे अपने सप्लायर के CA या CM में से लेकर आना है। तो अगर आपका ऐसा कोई केस है, अगर आप वो सर्टिफिकेट ला सकते हो, वेल एंड गुड, आप वो सर्टिफिकेट ले आओ, एज द केस में भी अपने सप्लायर से या सप्लायर के CA या CM में से, और प्रॉपर ऑफिसर को दे दो। लेकिन अगर कोई रेसिपिएंट ऐसा सर्टिफिकेट नहीं ला पाता, आज उसके सप्लायर से टर्म्स अच्छे नहीं हैं, सप्लायर ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, आप उसके CA से सर्टिफिकेट नहीं ला पाए,
तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ क्योंकि आप वो सर्टिफिकेट नहीं ला पाए तो आपके अगेंस्ट कुछ भी प्रूव नहीं होता है। सिर्फ आपके सर्टिफिकेट ना लाने की वजह से प्रॉपर ऑफिसर आपके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसका एक्शन एब्सोल्युटली लीगली इनवैलिड है। बिफोर गोइंग फर्दर, यहां पर मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स सीएस और सीएमएस के लिए भी एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि प्लीज बी वेरी माइंडफुल जब आप कोई ऐसा सर्टिफिकेट दे रहे हो तो किसी अजम्पशंस के बेसिस पर यह सर्टिफाई ना करें कि सप्लायर ने टैक्स जमा करवा दिया है। अगर ये एविडेंट हो रहा हो कि आपके सप्लायर ने पूरी 3B फाइल करी है, टैक्स जमा करवाया है, तभी इसका सर्टिफिकेट दें। और अगर, क्योंकि ये सारे एलिगेशंस एक लाइन में चलते हैं, अगर आपके सप्लायर के ऊपर भी एलिगेशन है कि उसने जो आईटीसी अवेल किया है वो वैलिड नहीं है, तो सर्टिफाई करते हुए इस पॉइंट को भी लिख दें। अपने आप को सेव कर कर चले। इंटरेस्टिंगली ये सर्कुलर सिर्फ 2017, 18, 19 के पीरियड के लिए था, लेकिन रिसेंटली कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने एक केस आया कि व्हाट अबाउट सब्सिक्वेंट ईयर्स। 17, 18, 18, 19 तो ठीक है, लेकिन बाद के सालों के लिए क्या वहां ये सर्कुलर अप्लाई नहीं होगा? तो ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। जहां दिख रहा है कि कोई जेन्युइन मिस्टेक है, उसकी वजह से रेसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट अलाउ नहीं हो रहा, तो वहां पर भी ये सर्कुलर सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए भी वर्क करेगा। तो ऑल्दो ये सर्कुलर सिर्फ 17, 18, 18, 19 के पीरियड के लिए इशू हुआ था, लेकिन इसका बेनिफिट सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए भी अवेल किया जा सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, नॉट ऑन द असेसी। धर्मेंद्र टेक्सटाइल की जजमेंट, ये सर्कुलर डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है। अगर आप डिपार्टमेंट को जाकर ये सब शो कर देते हो जो ये सर्कुलर कह रहा है, मेरे पास सप्लाई आई, मेरे पास इनवॉइस आया, मैंने बैंकिंग चैनल से पेमेंट की, आप सर्टिफिकेट भी ले जाते हो, तो ऑल दिस प्रूव्स दैट यू आर अ बोना फाइड रेसिपिएंट और ये सर्कुलर डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होगा। लेकिन अगर आपसे कोई चूक हो जाती है, आप सर्टिफिकेट नहीं ला पाते या कुछ और जो ये सर्कुलर कह रहा है आपको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो आपके अगेंस्ट ये सर्कुलर वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपको ASMT 10 नोटिस आता है कि भाई आपके 2A 3B में मिसमैच है, तो आप कहो कि ये बोर्ड का सर्कुलर है, ये मैं दिखा रहा हूं कि मेरे पास सप्लाई आई, इनवॉइस आया है, मैंने बैंकिंग चैनल से पेमेंट की है, तो मेरे ऊपर ये डिमांड सस्टेनेबल नहीं है। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया तो वेल एंड गुड, या फिर उसके पास ये ऑप्शंस हैं कि या तो वो आपका केस ऑडिट के लिए रिकमेंड कर दे या इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड कर दे, बट वो ऐसा जनरली प्रैक्टिकली स्पीकिंग सिर्फ कोई बहुत बड़ा मैटर है तो ही करेगा, वरना वो सीधा आपको सेक्शन 73 का शोकोज नोटिस इशू करेगा। और इस तरह के शोकोज नोटिस असेसीज को आ रही हैं 2-2, 3-3 लाइन के, जहां सिर्फ इतना ही एलिगेशन है कि आपकी 2A 3B में डिफरेंस है। अगर आपको ऐसा कोई शोकोज नोटिस आता है तो आप वहां कह सकते हो कि जो ये GSTR 2A है जिसके बेसिस पर आप ये डिमांड रेज कर रहे हो, ये मियरली एक फैसिलिटेटर है, सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्रेडिट तो सेल्फ असेस्ड बेसिस पर ही मिलना था, और इस बात के लिए आप रिलाई करो सरकार की, CBIC की अपनी प्रेस रिलीज पर, जिस प्रेस रिलीज में सरकार ने खुद ये एडमिट किया था कि 2A सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, क्रेडिट सेल्फ असेस्ड बेसिस पर ही मिलना है। CBIC ने एडमिट किया था अपने प्रेस रिलीज में, और आज तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है यही बात कहते हुए, भारती एयरटेल के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। बेशक ये जजमेंट उस केस में असेसी के अगेंस्ट है, लेकिन उससे जो ये रेशो निकल कर आ रही है कि 2A इज मियरली अ फैसिलिटेटर, ये यहां पर आपके डिफेंस के लिए परफेक्टली वर्क करती है।
तो आप अपनी रिप्लाई में बेधड़क होके कहिए कि 2A is merely a facilitator, and for that place reliance on CBIC's press release and Bharti Airtel judgment of Honorable Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद ये लॉ ऑफ द लैंड बन चुका है एज पर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इस बात को कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। 2A 3B मिसमैच केसेस के लिए मेजरली हमने सभी डिफेंसेस डिस्कस कर लिए। पहला, 2A इज मेयरली अ फैसिलिटेटर, क्रेडिट सेल्फ असेस्ड बेसिस पर मिलना था। सेकेंडली, ये जो सर्कुलर है ये सरकार के ऊपर बाइंडिंग है। आपका मैचिंग सिस्टम वर्क नहीं किया, GSTR 1 फाइल नहीं हो रही थी, 2A पॉपुलेट नहीं हो रही थी, ये सब सरकार की गलतियां हैं एंड वन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ देयर ओन रॉन्ग। इनके अलावा बाकी जो जनरल डिफेंसेस हैं कि अगर सरकार किसी डॉक्यूमेंट पर रिलाई कर रही है तो आपको उसकी कॉपी मिलनी चाहिए, स्टेटमेंट पर रिलाई कर रही है तो आपको उसकी कॉपी मिलनी चाहिए, कोई ओरल एविडेंस है तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए। बेसिकली जो भी रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स है उसकी आपको कॉपी सर्व हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कंप्लीटली फॉलो हो और बोनाफाइड रेसिपिएंट के अगेंस्ट ये डिमांड सस्टेन नहीं हो। सो दैट्स इट। इन शॉर्ट हमने डिस्कस किया 2A 3B मिसमैच केसेस कैसे हो रहे हैं और एक रेसिपिएंट उन्हें कैसे डिफेंड कर सकता है। आई सिंसियरली होप दैट दिस वीडियो वॉज एबल टू गिव यू सम वैल्यू एडिशन, आपके कुछ हेल्प कर सकी हो। बाकी जो दो केसेस हैं सप्लायर के सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के या फिर सप्लायर ने 3B फाइल नहीं करी, उस केसेस में एक रेसिपिएंट क्या कर सकता है, उन्हें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट। I'll see you in the next video. Till then, take care. Have a good day. Bye-bye.